जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जी हाँ, तो अगर आपने शाहरुख खान की मूवी देखी होगी ओम शांति ओम, उसमें भी यही बात कहने की बात की गई है। और शॉर्ट में समझाऊँ तो वही बात है कि अगर आपने कुछ करने की ठान लिया है और सोच लिया है, पूरी शिद्दत से उस पे लगे हुए हैं, तो पूरी कायनात जो है आपको उस तक मिलाने में लग जाती है। तो यही बात है कि अगर आपने पहला कदम उठा लिया कि अब करना है, फिर आप आगे बढ़ रहे हो, तो क्या होता है कि पूरी जो आस-पास का माहौल है, पूरा जो आपकी कायनात है, वो आगे बढ़ जाती है आपको जीत की ओर ले जाने में। तो मैं हूँ प्रकाश और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन बने हैं सेबी के नए फुल टाइम अध्यक्ष, फुल टाइम मेंबर और किसने जीता है स्पेलिंग बी कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या हुआ एशिया कप में हॉकी के। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर को विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल शिप हैव बीन डिकमीशन्ड आफ्टर 32 इयर्स ऑफ सर्विसेज एट नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई रिसेंटली। हाल ही में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर 32 साल की सेवा के बाद निम्नलिखित में से किन नौसैनिक जहाज को सेवा से मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए आईएनएस निशंक एंड आईएनएस अक्षय, बी आईएनएस तलवर एंड आईएनएस शिवालिक, सी आईएनएस त्रिशूल एंड आईएनएस तब्बर, या डी आईएनएस ब्रह्मपुत्र एंड आईएनएस बेतवा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आईएनएस निशांक एंड आईएनएस अक्षय। तो इन दो जो नेवल डॉकयार्ड के जो शिप थे भारत के आईएनएस के नेवी के, इन्हें क्या कर दिया गया है, डीकमीशन्ड कर दिया गया है, इन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया है, यानी अब ये इंडियन नेवी की हिस्सा नहीं रहेंगे। तो जो शिप है आईएनएस निशांत और आईएनएस अक्षय, इन्हें डिकमीशन किया 32 वर्षों के बाद, यानी कि 32 वर्षों तक दोनों शिप ने जो है सेवा दी है। तो आईएनएस निशांत जो है वो कौन सी जो बेसिकली बटालियन होती है शिप्स की, उसकी तो वो है वीड क्लासिक मिसाइल, ठीक है, यानी कि इस ग्रुप के वीड क्लासिक मिसाइल कॉर्वेट ग्रुप का ये हिस्सा है आईएनएस निशंक। और आईएनएस अक्षय की बात करें तो 23rd पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा है, ठीक है। इसका प्राइमरी रोल क्या था, एंटी सबमरीन यानी वारफेयर में भी हिस्सा था इसका, और कोस्टल पेट्रोल यानी कि जो कोस्ट होती हैं हमारे, जो हमारे तट होते हैं, उनकी पेट्रोलिंग करना कि कौन अगर हमलावर कोई का चांस है या कुछ इस तरह की समुद्री लुटेरे के आने के चांस है, तो उससे भी रोकने का ये काम करता है, ठीक है। आईएनएस निशंक कब से कमीशन हुआ था, ये कमीशन हुआ था 12 सितंबर 1989 में, ठीक है, 32 वर्ष पूरे कर लिए इसने। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि वेयर हैज इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग होस्टेड बाय इंडिया एंड स्वीडन टुक प्लेस। भारत और स्वीडन द्वारा आयोजित उद्योग ट्रांजिशन वार्ता कहाँ हुई है? ऑप्शन नंबर ए है स्टॉकहोम, बी है ब्राजील, सी है सिंगापुर, या डी है न्यू दिल्ली। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में हुई है भारत और स्वीडन के बीच इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग्स। तो ये इसमें हुआ क्या है कि इसमें जो फोकस था बेसिकली कि ग्लोबल क्लाइमेट जो हुआ है और उसमें किस तरह से हम सहायता कर सकते हैं, दोनों देश मिलकर क्लाइमेट चेंजेस जो हो रही हैं या क्लाइमेट के प्रति किस तरह के रुझान रख सकते हैं ताकि जो इन्वायरमेंट पे है इसका अच्छा असर पड़े, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है भारत के भूपेंद्र यादव, उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की है, और जो उनके स्वीडन के काउंटर पार्ट है मिसेस अनिका स्टैंडल हॉल, इन दोनों ने मिलकर जो है इस मीटिंग की शुरुआत की है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 3 कहता है कि इंडियंस मेन हॉकी टीम डिफीटेड विच कंट्री टू विन ब्रॉन्ज मेडल इन एशिया कप। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशिया कप में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया, बी चाइना, सी जापान, या डी मलेशिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जापान। तो भारतीय टीम ने जापान को हरा के जीता है ब्रॉन्ज मेडल एशिया कप का। तो 1-0 से भारत ने जापान को यहाँ पे हरा दिया है। ये एशिया कप हो रहा था इंडोनेशिया में, और जो इससे पहले जो सेमीफाइनल था जिसमें भारत और साउथ कोरिया के बीच में हुआ, तो 4-4 के ड्रॉ पर रुक गया था। तो साउथ कोरिया जो है फाइनली इसने मलेशिया को हरा दिया, और साउथ कोरिया एशिया का चैंपियन बन गया हॉकी का इस वर्ष का, ठीक है। तो वेन्यू इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था और भारत ने ब्रॉन्ज जीता है, तो भारत ने कौन सा मेडल जीता है, इस तरह से भी सवाल बन सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 4 कहता है कि फॉर्मर एसबीआई एमडी अश्वनी भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी। एसबीआई के पूर्व एमडी अश्वनी भाटिया को किस नियामक संस्थान के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है सेबी, सी है नाबार्ड, या डी है सिडबी। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सेबी। तो जो अश्वनी भाटिया हैं वो पहले क्या थे, एसबीआई के एमडी थे, और अब इन्हें नियुक्त कर दिया गया है क्या, सेबी के
फुल टाइम मेंबर के रूप में, यानी फुल टाइम मेंबर, अगर टेक्निकली सही टर्म में कहें तो फुल टाइम मेंबर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है 7 महीने के लिए। तो सेबी के पास 3 होल टाइम मेंबर्स हैं, तो 3 होल टाइम मेंबर्स रहते हैं सेबी के पास। और सेबी की चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी बुच। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और हाल ही की ये बात है, 3 महीने पहले ही ये जो है माधवी पुरी ये सेबी की महिला चेयरमैन पर्सन बनी है। ठीक है। तो अश्वनी भाटिया थे एसबीआई के पूर्व एमडी। आपको बताना है कि एसबीआई के अभी के एमडी कौन है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एसबीआई की अभी के एमडी कौन है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज रिलीज्ड बायोडायवर्सिटी पॉलिसी 2022। निम्नलिखित में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? ऑप्शन नंबर ए है ओएनजीसी, बी है एनटीपीसी, सी है स्गेल या डी है एनपीसीआईएल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एनटीपीसी। जी हाँ, तो एनटीपीसी ने जारी किया है अपना बायोडायवर्सिटी पॉलिसी 2022। तो बायोडायवर्सिटी पॉलिसी जो है एनटीपीसी का एनवायरमेंट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वो 2018 में भी इसने इसको जारी किया था, और उस टाइम भी पहला मेंबर बना था इस तरह की इनिशिएटिव को जारी करने वाला। और इंडियन बिजनेस बायोडायवर्सिटी इनिशिएटिव जो एक इनिशिएटिव है जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज का के द्वारा कि वो बायोडायवर्सिटी में किस तरह से सहयोग दे सकते हैं उसको लेके है। तो यहाँ भी एनटीपीसी क्या है, अगुवा रहा है। ठीक है। एनटीपीसी के चेयरमैन की बात करें तो वो कौन है? श्री गुरदीप सिंह। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पढ़ाते हैं। सवाल संख्या 6 कहता है कि एस कृष्णन एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक हैज रिटायर्ड। किस बैंक के एमडी और सीईओ एस कृष्णन सेवानिवृत्त हो गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब नेशनल बैंक, बी है इंडियन ओवरसीज बैंक, सी है पंजाब एंड सिंध बैंक, या डी है बैंक ऑफ इंडिया। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इससे पहले ये कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके थे। इन्होंने अपना कैरियर इंडियन बैंक में स्टार्ट की जनवरी 1983 में, और बैंकिंग सेक्टर में इनका 38 वर्ष का अनुभव रहा है, काफ़ी अनुभवी। और अब ये रिटायर हो चुके हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के ये लास्ट एमडी रहे थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल पढ़ाते हैं। सवाल संख्या 7 कहता है कि हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज विनर ऑफ स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है हरिनी लोगान, बी सहस्तीश, सी क्विंटन ऑटिस, या डी ईशान राम रखियानी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरिनी लोगान। इन्होंने जीता है नेशनल स्पेलिंग बी 2022 स्क्रिप्स। कहाँ जीता है? यूएस में जीता है। ये यूएस की निवासी हैं, सैन एंटोनिया टेक्सास, और ये भारतीय मूल की हैं, 13 वर्ष की हैं और 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। इन्होंने जीता है, और इन्होंने जो किया है 21 वर्ड्स करेक्टली इन्होंने स्पेल किए 90 सेकेंड के ड्यूरेशन में। तो स्पेलिंग का किसी कॉन्सेप्ट होता है, हमारे स्कूलों में भी होता होगा स्पेलिंग के कॉन्सेप्ट, बचपन में स्पेलिंग के टेस्ट होते होंगे। इस तरह के टेस्ट आप सबने हम सबने कहीं ना कहीं दिए होंगे। तो इसी तरह का कॉन्टेस्ट होता है यूएस में, और ये जीता है हरनील लोगान ने। और ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, और सवाल इससे भी बन सकता है। ठीक है। तो हरनी लोगान को उसमें प्राइज मनी मिला कितना? 50,000 यूएस डॉलर मिला है। तो बड़ी बहुत बड़ी रकम होती है ये। और ये जो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉन्सेप्ट है, ये सॉरी ये जो प्रतियोगिता है वो हर साल होती है यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स की प्रतियोगिता है ये, और वहीं की विनर बनी है हरिनी लोगान। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 8 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल कहता है कि पंडित भजन सुपारी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द मास्टर ऑफ विच इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाल ही में पंडित भजन सुपारी का निधन हो गया है। वो किस भारतीय संगीत संबंधी वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? ऑप्शन नंबर ए है तबला, बी है संतूर, सी है सारंगी, या डी है सरोद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संतूर। और हाल फिलहाल में म्यूज़िक के क्षेत्र में के का भी निधन हो गया था, और उनके बाद इनका भी निधन हो गया है। तो म्यूज़िक के लिए टाइम थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है आई थिंक। तो जानते हैं इनके बारे में। संतूर के मास्टरो थे, और पंडित भजन सुपारी ये कश्मीर से आते थे, और सूफियाना घाघरा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ये उस्ताद थे। ठीक है। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक इन्होंने सीखा हुआ था वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक था इन्होंने अपने पिता से सीखा था। उनके पिता शंभूनाथ, वो भी जाने माने संगीतकार थे। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1992 में सम्मानित किया गया था, और पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है 2004 में। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नाम है, एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल संख्या 9 पर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट हैज रिलीज द कंट्रीज फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने देश का पहला
कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए है IIT दिल्ली, बी है IIM बेंगलुरु, सी है IIM अहमदाबाद, डी है IIT कानपुर। सही उत्तर जान लेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी IIM अहमदाबाद। जी हाँ, IIM अहमदाबाद सबसे उत्कृष्ट मैनेजमेंट संस्थान जैसे भारत का माना जाता है IIM अहमदाबाद को। और उसने रिलीज किया है क्या? देश का पहला एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स। अब ये होता क्या है? तो बेसिकली देखो, आप शेयर प्राइसेस के बारे में जानते होंगे कि शेयर किसी कंपनी के बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, किस तरह से प्रदर्शन कर रही है, किस तरह से उसे प्रॉफिट हो रहा है, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो उसी तरह से जो किसी भी जो राज्य है वहाँ की जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो उसकी प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए, ये डिफाइन करने के लिए IIM ने इस तरह का इंडेक्स लाया है। तो इसे भी कहा गया कि कर्नाटका में जो है वो सबसे महंगे जो है एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं, और उसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है। ठीक है, तो महंगा क्यों? क्योंकि हो सकता है कर्नाटका में जो लैंड्स होते हैं एग्रीकल्चर के वो अच्छे होते होंगे सॉइल के लिए, कुछ कमर्शियल क्रॉप्स वहाँ अच्छे पैदावार होते होंगे। ठीक है, उसके बाद इसीलिए वहाँ पे जो है लैंड की जो प्राइस है, एग्रीकल्चर लैंड की जो प्राइस है वो सबसे अधिक कही गई है। ठीक है, तो 34 डिस्ट्रिक्ट्स इन 6 स्टेट्स को इसमें कंसिडर किया गया कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, यानी 34 जिलों की जो ज़मीनें भूमियाँ हैं 6 स्टेट्स में, उन्हें कहा गया है कि ये सबसे अधिक एक्सपेंसिव है। ठीक है, 32 डिस्ट्रिक्ट्स को बीच में रखा गया है और 41 डिस्ट्रिक्ट को कहा गया कि ये सबसे कम एक्सपेंसिव है। तो इस तरह का इंडेक्स जारी किया है IIMA ने, और इन्होंने कोलैबोरेशन किया था इंडियन एग्री लैंड मार्केट प्लेस एसफॉर्म इंडिया के साथ। ठीक है, इंडियन एग्रीलैंड मार्केट प्लेस एसफॉर्म इंडिया और IIM अहमदाबाद के बीच का ये कोलैबोरेशन था। इसको याद रखें। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, सवाल संख्या 10 कहता है कि वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन कमीशन्ड? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र में, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड, या डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में OP देवस्थल जो हिल है एक, वहाँ पे इसे इंस्टॉल किया गया लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसका नाम है। तो एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये। और लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्यों? क्योंकि ये लिक्विड जो मरकरी होते हैं, मरकरी मेटल आपको पता होगा, इसका सिंबल Hg होता है। तो ये एक ऐसा मेटल है जो कि द्रव के फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। तो इसी मरकरी को इस्तेमाल करके एक लेंस बनाया गया है। ठीक है, और उन्हीं लेंसेज का इस्तेमाल करके टेलीस्कोप को बनाया गया है। 2450 मीटर की ऊंचाई पर इसको इंस्टॉल किया गया सी लेवल के ऊपर। और देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस जो है, जो इसकी हिस्सा है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस का, वहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इसमें जो है मरकरी को यूज़ किया जाएगा एज प्राइमरी मिरर, जो कि मिरर या लेंस जो भी यूज़ होते हैं टेलीस्कोप में, उसके रूप में मरकरी को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपने इनको अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, और इनके पीछे की जो मूलभूत बातें हैं उनको भी जानने की कोशिश की होगी, क्योंकि सवाल वहाँ से भी आते हैं। अगर आपने करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लिया यहाँ पे, तो आप इसके क्विज भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर रोज़ कोई क्विज अपडेट होते हैं शाम को, तो शाम को क्विज जरूर दिया कीजिए सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पे जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के एनालिसिस मिलते हैं कि आपने किस तरह से किस सब्जेक्ट्स में परफॉर्म किया है। तो मॉक टेस्ट जरूर दें, और साथ ही साथ सरकारी परीक्षा को फॉलो करें यूट्यूब पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाने से होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारी आएंगी या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, वो आपको तुरंत दिख जाएंगी एंड द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ आप आपको अपडेट्स के साथ मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स और मज़ेदार कंटेंट्स भी। तो फॉलो करें सरकारी परीक्षा को सारे प्लेटफॉर्म्स पे, और पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा से खाते पीते रहें, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।